हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आईक्यू एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, हम यहाँ पे रोज सेट देखते हैं, तो आज हमारा है सेट नंबर 8। ठीक है, आज हमारा क्या है, सेट नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले मैं 7 सेट करा चुकी हूँ, तो जिसने भी नहीं किए हैं यहाँ से जाके कर लें। यहाँ पे सभी को पता है हम क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है और जो भी बच्चे एसएससी जीडी या सीएचएसएल दे रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हर एग्जाम के लिए है, लेकिन जो बच्चे अभी ये एग्जाम दे रहे हैं ना, अभी हाल में यही एग्जाम है, तो वो बच्चे जरूर देख के जाएं एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो अगर आप 10 दिन में मान लीजिए 5 सेट भी करते हैं या 20 दिन में 10 सेट भी करते हैं मेरे, तो आपको एग्जाम तक क्या है 20 सेट करते हैं तो एग्जाम तक आराम से आपके 1000 क्वेश्चन यहाँ पे आप टच करके जाएंगे, है ना, तो एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो याद से इसको कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये आपके आइस क्यूब के सोशल अकाउंट्स हैं, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाएंगे, पीडीएफ सारे टेलीग्राम पे आपको मिलते हैं सारी क्लासेस के, तो वहां जाएंगे। ओके, चले तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे और सेशन को प्लीज दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी नए हैं क्या करेंगे, सब्सक्राइब याद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ओके, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो किस देश में पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, मतलब प्रतिमा वहां पर जो है उसका अनावरण किया। तो गाइस कौन सा देश था, ये है आपका कनाडा। ठीक है, ये कनाडा देश में सरदार वल्लभ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सी मूर्ति कहाँ पर स्टैब्लिश की गई, किस देश में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, किसकी मूर्ति है, पटेल जी की है, कहाँ पर, कनाडा में ये अभी स्थापित की गई है, इसका अनावरण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है या किस क्षेत्र, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है गाइस, ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन। ठीक है, ये जो है अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखेंगे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, भारत के किस राज्य को पहली बार पंचायत मिली। ठीक है, भारत के किस राज्य को पहली बार पंचायत मिली। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, कुल मिला के यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पंचायती राज का गठन भारत के किस राज्य में पहली बार किया गया। ठीक है, क्वेश्चन सुनेंगे, पंचायती राज का गठन भारत के किस राज्य में पहली बार किया गया, बहुत बार पूछा है एग्जाम से, तो किस राज्य में गाइस, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार जो है पंचायतों का गठन किया गया। और उस समय कौन थे हमारे पीएम, कौन थे उस समय, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। अब मैं इसका आपको ईयर और डेट नहीं बताऊंगी, ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी ईयर और डेट बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो सेकंड राज्य, ठीक है, हमारा जो सेकंड राज्य था जिसमें पंचायती राज्य स्थापित किया गया था, वो कौन सा था गाइस, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सेकंड राज्य अगर पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश, पहला राज्य राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन है कि किस डेट को, किस ईयर को पंचायती राज का पहली बार गठन किया गया था। ठीक है, और समिति अगर हम देखें तो कौन सी थी गाइस, समिति बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लाई गई थी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लाई गई थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, तो इन्हीं ने, बलवंत राय मेहता ने ही, बलवंत राय मेहता ने ही सिफारिश की थी त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रि ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली हमारे भारत में जो है अपनाई गई है। ठीक है, तो उसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका किस डेट को, किस ईयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा जा रहा है गाइस। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो बलवंत राय मेहता ने दी, लेकिन क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी, तो किसने, अशोक मेहता ने। ठीक है, द्विस्तरीय, इसे भी याद रखेंगे, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय व्यवस्था किसने दी, तो गाइस ये दी अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता,
तो ये अशोक मेहता ने दी, तो इसे याद रखेंगे, जिसको रद्द कर दिया गया था बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय को अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो गाइस मीरा कुमार। ठीक है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, पूछा जा रहा है कि पहला जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन था उसको कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, ओके, तो बताएंगे इसको कहाँ आयोजित किया गया, तो इसको किया गया बेलग्रेड। ठीक है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया। ओके, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल, दल बदल के आधार के अलावा किसी व्यक्ति के संसद की सदस्यता के निर्हरता का निर्णय डैश द्वारा किया जाता है। ठीक है, दल बदल के आधार के अलावा, ठीक है, दल बदल को अगर छोड़ दिया जाए, उसके आधार के अलावा किसी व्यक्ति के संसद की सदस्यता के निर्हरता, ठीक है, निर्हरता संबंधी प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा? तो गाइस ये होगा स्पीकर या सभापति। ठीक है, स्पीकर या सभापति, जिसको लोकसभा अध्यक्ष भी बोल देते हैं, स्पीकर या सभापति के द्वारा क्या है? संसद के सदस्य की निर्हरता संबंधी निर्णय किया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो संसद के सदस्य की निर्हरता संबंधी जो है निर्णय किसके द्वारा? स्पीकर या सभापति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दल बदल, दल बदल किस अनुसूची में है गाइस? तो इसको थोड़ा सा पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो किसमें? 10वीं अनुसूची। ठीक है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में हम देखते हैं हमारे दल बदल से संबंधित है। और हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इन 12 अनुसूचियों का नाम मुझे लिख के दे देना तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ बच्चा पढ़ता है। ठीक है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 10वीं क्या है? दल बदल से संबंधित है। चले देखते हैं 1923 में स्वराज पार्टी, क्या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में होती है गाइस, 1923 में। और इसकी स्थापना किसने की, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जो है इसकी मिलके क्या की थी? स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी या स्वराज दल भी होता है, स्वराज दल जो भी लिखा हो, पार्टी दल संगठन। ठीक है, तो CR दास क्या थे गाइस इसके? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास, इनको CR दास। ठीक है, CR दास, CR दास के नाम से भी जाना जाता है चित्तरंजन दास को शॉर्ट में। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। और यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी में क्या थे? तो ये क्या थे? महासचिव। ठीक है, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और CR दास क्या थे? अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो क्या आदिवासी नेता, निम्न में से किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो गाइस बहुत ही फेमस एक आंदोलन भी है, कौन सा? बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, उसी के जो लीडर हैं, उसी के नेता हैं बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्हीं को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अब आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, मैं क्यों नहीं बताती वो क्वेश्चन, अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप क्या है ना, बहुत आलसी की तरह ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे रहेंगे, बस क्लास देख के निकल लेंगे और आप उस चीज को थोड़ी देर में भूल जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी ना, आप क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, उस क्वेश्चन को सर्च करोगे, उसके आसपास की बहुत सारी चीजें देखोगे, उसके राजनीतिक पक्ष को देखोगे, उसके भौगोलिक पक्ष को देखोगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर पक्ष को आप गूगल पे देखोगे। ठीक है, तो वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, सिर्फ सर्च करने जाओगे आप, एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जो चीज हम खुद सर्च करते हैं ना, उसे हम कभी भूलते नहीं, ध्यान रखना। लेक्चर अक्सर बच्चा भूल जाता है, लेकिन जो चीज खुद से सर्च करते हैं हम या खुद से लिख के देखते हैं, उसे हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि आप गूगल पे जाएं, ठीक है, सर्च करें, कमेंट में टाइप करें। तो देखिए, एक तो आपने सर्च किया, दूसरा आपने उसको लिखा। ठीक है, लिखा
तो आपकी चीज वो 2 बार वहां हो गई, 1 बार क्लास में हो गई, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हल्के में ना लें कि मैम ने कह दिया चलो कर देंगे, तो उसे याद से सर्च करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन सा आयोग है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि गाइस मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, बस उससे ये है कि आपको बेनिफिट होगा, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। तो सरकारी आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग क्या किससे है, आपके सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप हैं उनसे संबंधित है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्टार लगा लेंगे। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। मैंने बताया था जो फर्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन थी गाइस, ये थी दुर्गा बनर्जी, ठीक है, दुर्गा बनर्जी जो है इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट, ठीक है। चलिए, तो गाइस ये आपका आइस क्यूब का ऐप है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आपको पीडीएफ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में इंजीनियर्स दिवस, ठीक है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, भारत की बात हो रही है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये कब, 15 सितंबर को, सीधा सीधा फैक्ट है, याद ही करना है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलिए, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने निम्न में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, 52वां ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो पहली बार तो हमें ये याद रखना है कि 52, ठीक है, 52वां ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता, तो किसने, AR रहमान ने, ठीक है, AR रहमान ने जीता, ठीक। तो याद रखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस गीत के लिए, ठीक है, किस सॉन्ग के लिए, तो जय हो, ठीक है, गाना सुना होगा ना, जय हो, है ना, कितना प्यारा गाना है, तो उसी जय के लिए इन्हें 52वां ग्रैमी जो है पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड मिला है, किसको, AR रहमान को, तो नाम याद रखना है, और किस गीत के लिए, जय हो, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों 2023 की मेजबानी करेगा, यानी होस्टिंग करेगा, ठीक है। तो एशियाई खेल 2030, एशियाई खेल 2030 की मेजबानी या होस्टिंग कौन सा देश करेगा गाइस, तो कौन सा करेगा, ये करेगा कतर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, कतर जो है एशियाई खेल 2030 की मेजबानी करेगा, होस्टिंग करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, संविधान के 44वें, ठीक है, 44th अमेंडमेंट, संविधान के 44वें संशोधन के बाद निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो गाइस जिसने भी नहीं देखा जाके देखेंगे, कल ही मैंने आपको कराई है, क्या कराई है, परसों मैंने आपको कराया है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं, सारे आर्टिकल्स पूरे एक से लेकर 395 तक मैंने सारे आर्टिकल बड़ी ही प्यारी ट्रिक के साथ, बड़ी ही प्यारी ट्रिक के साथ और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कराया है। तो जिसने भी नहीं देखा देख लेंगे, अगर जिसने देखा होता ना तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, वहां पे हमने करवाया था आपको, उसमें मैंने वहां पे करवाया था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, मैंने बताया था आपको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। पूछा जा रहा है 44वें संविधान संशोधन के बाद निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को, क्वेश्चन को समझेंगे, पूछा जा रहा है कि इसके बाद नहीं रहा, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद, 44वें संशोधन के बाद इसको हटा दिया गया संपत्ति के मौलिक अधिकार से, और कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300 का में, ठीक है, आर्टिकल 300 का में रख दिया गया, ठीक है, इसे याद रखेंगे। पहले किस में था, ये पहले था आर्टिकल 31 में, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है, इसको हटा के यहाँ डाल दिया गया। चले, नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सा पठार हिम आवरण के नीचे पाया जाता है, ठीक है, वर्तमान में कौन सा पठार हिम आवरण के नीचे पाया जाता है, ठीक है, कौन सा पठार, कौन सा प्लेटू हिम आवरण, ठीक है, जो बर्फ की चादर है ना, हिम आवरण यानी बर्फ की चादर के नीचे पाया जाता है, तो गाइस कौन सा, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका ऐसा प्लेटू है, ऐसा पठार है जो बर्फ की चादर के नीचे पाया जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि अंटार्कटिका पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ पठार है, ठीक है, वो एक पठार है, प्लेटू है, तो उसे याद रखेंगे, ठीक है, तो अंटार्कटिका। चलिए, अंटार्कटिका में बच्चे बहुत सारे आर्कटिक और अंटार्कटिका में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नीचे वाला पोल जो है ये अंटार्कटिका है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, आर्कटिक है, ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक है और यहाँ पर अंटार्कटिका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चले, फेड एक्स कप
फेडेक्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, फेडेक्स कप आपको पता है, ट्रॉफीज कप इनसे भी क्वेश्चन बहुत बनता है, अवार्ड्स वगैरह से। तो फेडेक्स कप किस से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो गाइस किससे? गोल्फ। ठीक है, गोल्फ जो प्ले है आपका, गोल्फ खेल है, उससे संबंधित है फेडेक्स कप, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? ठीक है, तो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, पूछा जा रहा है कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया। नामांकित, मिला नहीं है, नामांकित। ठीक है, चयनित किया गया, नाम उसका अनाउंस किया गया। तो राइटिंग विथ फायर। ठीक है, राइटिंग विथ फायर ऑप्शन डी होगा। तो राइटिंग विथ फायर क्या है? ये एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, एक डॉक्यूमेंट्री जिसको नामांकित किया गया। ठीक है, लिस्ट में नाम लाया गया ऑस्कर 2022 के लिए। ठीक है, चलिए निम्न में से किस राज्य में अजीलामू लोक नृत्य, ठीक है, अजीलामू लोक नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है? तो पूछा जा रहा है किस राज्य में अजीलामू नाम का लोक नृत्य, ठीक है, फोक डांस, लोक नृत्य यानी फोक डांस प्रचलित है। गाइस मैंने फोक डांस और क्लासिकल डांस पे आपको वीडियो करा दी है, अभी पिछले हफ्ते कराई है, तो जिसने भी नहीं देखी यहाँ से देख लें, वहाँ पे सारे आपके नृत्य कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, जो भी उस क्लास को देखा होगा तो यहाँ पे गलत नहीं होता उसका। ठीक है, तो याद से देख लें उसको, मैंने कराया है आपको फोक डांस और क्लासिकल डांस पे। ठीक है, मेरी प्ले है वो, आई थिंक प्ले का नाम है ट्रिकी जीके जीएस बाय छवि मैम, है ना, इस तरीके से प्लेलिस्ट का नाम है, तो जाके देख लेंगे। चलिए ट्रिक के साथ कराई है, इसीलिए प्लेलिस्ट का नाम ही है ट्रिकी जीके जीएस बाय छवि मैम। ठीक है, ट्रिक के साथ कराए हैं मैंने सारे आपको डांस, फ्लो फोक डांस और क्लासिकल डांस। ठीक है, तो जाके देख लेंगे। तो अजीलामू जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए मलेशिया की राजधानी किसकी? मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल पूछ रहा है गाइस कि क्या है, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, तो इसे याद रखेंगे। ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। चलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की होती है? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में मैंने बताया आपको, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, जो चक्रवात आते हैं साइक्लोन्स, उनकी दिशा किस प्रकार होती है? ठीक है, उनकी दिशा क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गाइस क्या होती है? वामावर्त। ठीक है, क्या होती है उनकी दिशा? वामावर्त। दो होते हैं, एक दक्षिणावर्त होता है और एक वामावर्त होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त होता है और एक वामावर्त होता है, तो इनकी दिशा कैसी होती है? वामावर्त होती है, याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की। चले ऐप को यहाँ से डाउनलोड करते जाएंगे गाइस। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की मुद्रा डैश है। ठीक है, तो लग्जमबर्ग की जो करेंसी पूछी जा रही है, मुद्रा पूछी जा रही है, तो वो क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, डोंग, यूरो, रियाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने क्लास करवा रखी है, आप जाके देखेंगे, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी बाय छवि मैम के नाम से प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, वहां पर पूरे वर्ल्ड की मैम पे कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट उठाए हैं, पूरे वर्ल्ड की मैपिंग, हर देश की मुद्रा, हर देश की लोकेशन मैप के साथ। ठीक है, हर देश की करेंसी, हर देश का फ्लैग वगैरह, बहुत सारी चीजें मैंने रिलेटेड पूरा मैप के साथ आपको समझाया है, तो उसको करेंगे। ज्योग्राफी बाय छवि मैम के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहां पर मैंने सारी जो है करेंसीज आपको, लोकेशंस वगैरह सब कराई है। ठीक है, तो लग्जमबर्ग की जो करेंसी है, मुद्रा है, क्या है? यूरो है, तो इसे याद रखेंगे। चले निम्न में से कौन स्वतंत्रता के रूप में विकास पुरस्कार के लेखक हैं? ठीक है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के रूप में विकास, ठीक है, ये पुस्तक है, सॉरी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के रूप में विकास, ये पुस्तक किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है। तो गाइस अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन की पुस्तक है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हो, तो इस पे स्टार लगाएंगे। स्वतंत्रता के रूप में विकास जो बुक है किसकी है? अमर्त्य सेन की है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए तो देखते हैं निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी बुक लिखी गई ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी बुक गाइस? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऑप्शन बी जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी थे, ठीक है, या जो भी हमारे एक तरीके से देश के नेता हैं, उनकी जो भी बुक होती है इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है, मतलब ऐसी भूमि जहां आधी रात को सूर्य निकलता है,
या अर्धरात्रि का सूर्य किस देश में देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये कह रहा है अर्धरात्रि का सूरज किस देश में निकलता है। ठीक है, तो ऐसी भूमि जहां अर्धरात्रि को सूर्य निकलता है तो नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है, तो इसे ध्यान रखेंगे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, नॉर्वे में। चलिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको फैटफ, ठीक है, फैटफ भी कहते हैं, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है गाइस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है गाइस। फैटअप क्या करता है, फैटअप जो भी आतंकवाद से रिलेटेड आतंकवादी गतिविधियों में जो देश लगे होते हैं ना, उनको ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इन सारी लिस्टों में डालता है, रेड लिस्ट, ठीक है, ऑरेंज लिस्ट, तो उसमें लिस्ट होती है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान कई सालों से क्या है आपका पड़ा हुआ है फैटफ की ब्लैक लिस्ट में, आई थिंक ग्रे लिस्ट में है, मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्किप कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो पाकिस्तान अभी पड़ा हुआ है तो ग्रे लिस्ट में है फैटफ की या ब्लैक लिस्ट में, थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप कर गया है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में है, आई थिंक ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, आई थिंक ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, आप एक बार और कंफर्म करके करेंगे कमेंट। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है फैटफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये है आपका पेरिस में। ठीक है, चले, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, कहाँ का, बंगाल का, भारत का नहीं, बंगाल की बात हो रही है, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो गाइस विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, से याद रखेंगे। और यही क्या है, भारत का, किसका, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिक है, और यही भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ भारत शब्द पकड़ेंगे और यहाँ बंगाल। ठीक है, बंगाल का अंतिम विलियम बेंटिक और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक। पहले ये बंगाल छोटे क्षेत्र पे था, फिर ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो यही है, कब कौन सा एक्ट आया था, तो 1833। ठीक है, 1833 के एक्ट में इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया विलियम बेंटिक को। ठीक है, और विलियम बेंटिक के ही समय क्या है, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा पर क्या कर दिया गया गाइस, बैन लगा दिया गया है ना, अवैध घोषित कर दी गई, रोक लगा दी गई विलियम बेंटिक के समय में ही। और इस सती प्रथा किसके प्रयासों से जो बंद कराई थी, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सॉरी, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर बैन लगाया गया था। ठीक है, तो ये विलियम बेंटिक के बारे में इनका कार्यकाल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं थी। ठीक है, महिला अध्यक्ष नहीं थी, ये आपको बता रहे हैं गाइस। पीछे क्वेश्चन था कि बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल, मैंने बता दिया आपको। अब आपको ये बताना है कि भारत बंगाल का पहला जो था वॉयसराय कौन था। ठीक है, बंगाल का पहला वॉयसराय, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चले, तो देखते हैं, महिला अध्यक्ष नहीं थी कौन सी, तो कौन नहीं थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी अध्यक्ष नहीं थी। अब देखते हैं कौन कौन थी। ठीक है, ये तो कमला देवी चट्टोपाध्याय हो गई, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से, नैनी सेनगुप्ता, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, ये क्या है, आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है, जिसमें से आपकी एनी बेसेंट कब रही थी गाइस, ये थी 1917। ठीक है, 1917 के कलकत्ता, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। ठीक है, और सरोजनी नायडू ने 1925 का आपका कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब इन दोनों में पहले अंतर समझेंगे। एनी बेसेंट जो थी पहली महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय यानी इंडियन, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन है, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। ठीक है, तो दोनों में याद रखेंगे। और नेली सेनगुप्ता गाइस, इसका एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे, आई थिंक ये 1936। ठीक है, आई थिंक ये 1936 के समय पे अध्यक्षता कर रही थी कांग्रेस की। ठीक है, एक बार और डाटा को कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि डाटा है दिमाग से स्किप हो जाता है, तो एक और बार कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सीरिया की राजधानी पूछा जा रहा है गाइस, कैपिटल कौन सी है, तो कौन सी है, ये है दमिश्क। ठीक है, सीरिया की कैपिटल क्या है, दमिश्क है, तो याद रखेंगे, सीरिया की कैपिटल दमिश्क है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा माई
अनफॉरगेटेबल, ठीक है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज पूरी है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक या लेखिका कौन है, ठीक है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन है गाइस, ये है ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक, ममता बनर्जी क्या है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज की लेखक हैं। तो ध्यान रखेंगे ममता बनर्जी को, जिनको दीदी, ठीक है, दीदी के नाम से भी जाना जाता है, दीदी ममता बनर्जी, ठीक है, बंगाल की इस समय सीएम है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस टीम ने ओबेदुल्ला खान हॉकी कप जीता, ठीक है, तो पूछा जा रहा है ओबेदुल्ला खान हॉकी कप किस टीम ने जीता, तो किस टीम ने जीता गाइस ये कप, तो ये जीता है भारतीय रेलवे ने, ठीक है, भारतीय रेलवे हॉकी टीम ने क्या जीता है, ओबेदुल्ला खान हॉकी कप जीता है भारतीय रेलवे टीम ने, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने निचले वर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, तो निचले वर्मा, ठीक, पूछा जा रहा है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने निचले वर्मा, वर्मा यानी म्यांमार, ठीक है, वर्मा यानी आज का म्यांमार, ठीक है, म्यांमार आज का म्यांमार, ठीक है, इसको मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। तो किसने मिला लिया गाइस, तो उस समय था लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने क्या है, वर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में निचले वर्मा को मिला लिया था, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया था, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था गाइस 1848, ठीक है, 1848 से 56 तक, ठीक है, 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहता है लॉर्ड डलहौजी का। डलहौजी के समय में भी क्या हुआ था, 1853, ठीक है, 1853 में 1853 में क्या था, रेलवे, ठीक है, रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो कहाँ से चली थी आपकी, ठाणे मुंबई है ना, वहीं पे आपकी रेल चलाई गई थी, तो इसे याद रखेंगे 1853 में, इसी के कार्यकाल में। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितने भी कम्युनिकेशन के काम हुए, जितने भी, चाहे वो रेलवे लाइन हो, ठीक है, चाहे वो डाक संचार हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन का वर्क हो, कुछ भी, जितने भी कम्युनिकेशन के काम हुए हैं, अगर आंसर ना पता हो तो आंख बंद करके डलहौजी लगा देना, डलहौजी के समय में ही इस टाइप के कम्युनिकेशन के वर्क हुए थे, ठीक है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, जो भी डाक सेवा आपकी, हवाई डाक सेवा, रेलवे सेवा, ये सारी की सारी टेलीफोन सेवा सब डलहौजी के समय में हुई थी। तो इनका कार्यकाल याद रखेंगे 1848 से 1856, ठीक है। डलहौजी के बाद सीधा सीधा कौन आ गया था, लॉर्ड कैनिंग आ गया था, ठीक है, उसके बाद 1857 का प्लासी का युद्ध होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। चलिए, और डलहौजी ने क्या है, एक सिद्धांत चलाया था गैस, जिसको कहते थे आपका हड़प की नीति, ठीक है, डलहौजी की एक नीति थी जिसको हड़प की नीति, ठीक है, हड़प की नीति कहा जाता था, हड़प की नीति, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, इन नामों से उसको जाना जाता था। डलहौजी की नीति थी, इसी के तहत ये क्या करता था, राज्यों को हड़प लेता था, इसी के तहत इसने बर्मा पर भी आक्रमण किया था, उसको भी निचले हिस्से को शामिल कर लिया था, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है, तो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया हाल ही में, तो किसको चुना गया, देवेश चंद्र ठाकुर को, ठीक है, जो भी बच्चे बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देवेश चंद्र ठाकुर को चुना गया। चलिए, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कार्यवाहक का मतलब होता है एक टेम्परेरी अध्यक्ष होता है, ठीक है, जब तक परमानेंट नहीं आता तब तक यही कार्य करता है। तो किसे नियुक्त किया गया, तो ये संगीता वर्मा को, ठीक है, संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है कौन सा, तो कौन सा नहीं है गाइस, 4 ऑप्शन है, तो कौन सा नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई, ठीक है, यूएई के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ऑप्शन सी होगा। बाकी म्यांमार, चीन, मालदीव, ये सब भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया, ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने भारत के छात्रों को यूक्रेन से भारत में वापस लाए, ठीक है, भारत में यूक्रेन से भारत लाए। अभी आपने देखा था यूक्रेन रसिया कितना वॉर चल रहा था, और अभी तक उसकी छुटपुट अभी भी छवि बाकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा युद्ध इनका चला है। उस समय भारत के जो मेडिकल छात्र थे उनको किस ऑपरेशन के तहत भारत में वापस लाया गया, तो गाइस कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑपरेशन गंगा के तहत क्या है, भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, डैश साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोटों के शिकार हो गए। ठीक है, तो कब साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन के दौरान चोट लगी थी। ठीक है, तो वो उस चोटों के शिकार हो गए। तो भाई ये मैंने बताया था, इनका एक कथन भी था, हमने अभी कल परसों ही आपको क्लास कराई है, प्रमुख वचन और नारे। ठीक है, वहां पर एक कथन हमने देखा था इन व्यक्ति का कि मेरे ऊपर लगी हुई लाठी, एक एक लाठी क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी, है ना, इनका कथन था। और इनको किस नाम से जाना जाता है, शेर ए पंजाब। ठीक है, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब या पंजाब का शेर, शेर। ठीक है, शेर ए पंजाब या पंजाब के शेर से भी नाम से भी जाना जाता है, समझ गए होंगे, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को जो है लाठी से चोटों के शिकार हो गए थे ये साइमन कमीशन के समय। ठीक है, इनको शेर ए पंजाब या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इनका एक यहाँ पे नारा भी है, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय का एक और स्लोगन है, साइमन गो बैक, तो उसे भी याद रखेंगे, साइमन वापस जाओ। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान पर किया। ठीक है, किस स्थान पर, किसने, वल्लभ भाई पटेल ने। पहली बार तो याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, किसके लिए, भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ। ठीक है, जो भूमि टैक्स था, भूमि कर था, उसमें वृद्धि कर दी थी अंग्रेजों ने बहुत, तो उसके खिलाफ किया गया था। तो यह आंदोलन किस जगह पे था गाइस, ये था बारडोली। ठीक है, बारडोली लिखा है यहाँ, बारडोली होता है, बारडोली। ठीक है, बारडोली जगह है कहाँ पर, गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुआ था, गुजरात के बारडोली में हुआ था 1928 में ये आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने, सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने किया था। ठीक है, इनका नाम पहले सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था। इसी आंदोलन के बाद यहाँ की महिलाओं ने क्या किया, इनको सरदार, क्या, इनको सरदार की क्या दे दी गाइस, उपाधि दे दी, जब से इनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, किस राज्य में है गाइस, ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई। ठीक है, एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई ये पूछा जा रहा है। तो एम एफ हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई, किस फिल्म के ये क्या है, निर्माता है, तो मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी फिल्म एम एफ हुसैन की है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हल्के में ना लें, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लिया करें। ठीक है, वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन, किसके, हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वह विदेशी यात्री कौन है जो हर्षवर्धन के समय में आया। तो गाइस कौन है, ये है वेनसोंग। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय में आया। ठीक है, वेनसोंग। ठीक है, वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया। ठीक, तो उसे याद रखेंगे। फायान किसके में आया था, फायान आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था आपका, फायान आया था, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, ऐप को यहाँ से डाउनलोड करते जाएंगे। ठीक है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को पाइथन रिफ्यूज प्लेस, पाइथन रिफ्यूज प्लेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को पाइथन रिफ्यूज प्लेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पाइथन रिफ्यूज प्लेस के रूप में जाना जाता है गाइस, तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को पाइथन रिफ्यूज प्लेस के रूप में जाना जाता है। अब आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कि ये अभ्यारण्य किस राज्य में है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, किस राज्य में है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है।
इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में बनते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो कौन सा शहर स्थित है सरयू के किनारे गाइस, तो कौन सा है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या शहर आपका सरयू सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गो गेट एजुकेशन। गो गेट एजुकेशन कविता किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। गो गेट एजुकेशन कविता किसके द्वारा लिखी गई, तो गाइस किसके द्वारा लिखी गई, ये सावित्रीबाई फुले, ठीक है। सावित्रीबाई फुले के द्वारा लिखी गई, जो किसकी, ज्योतिबा फुले की पत्नी है ये, ठीक है। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी है, और ये दोनों ही पति पत्नी क्या है, समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया, ठीक है। स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया इन दोनों ने, समाज में बहुत सारे काम किए, सती प्रथा है ना, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब में इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। तो समाज सुधारक हैं दोनों ही। तो सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा राव फुले की क्या है, पत्नी है, और इन्होंने गो गेट एजुकेशन कविता लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू को सब जानते हैं, है ना। कानपुर अधिवेशन 1925 में क्या रही थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। और स्वामी विवेकानंद को तो सभी जानते होंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को तो सभी जानते होंगे, जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पर इन्होंने क्या है, भाषण दिए थे, ठीक है, भाषण दिए थे। तो ये कब था गाइस, 1893 था, है ना, 1893 में इन्होंने वहां पे भाषण दिए थे आई थिंक, ठीक है। चले एक बार डेट को क्रॉस चेक कर लेंगे गाइस, वैसे मैं कंफर्म हूँ यही डेट है, ठीक है, यही ईयर है, ओके। चले 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। तो कब, 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। तो डिजिटल रुपए, जो डिजिटल कॉइन है, डिजिटल रुपए डिजिटल मुद्रा, ठीक है, उसकी पायलट परियोजना। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है गाइस, जैसे अगर कोई स्कीम भारत में लाई जा रही है, ठीक है, सरकार कोई स्कीम ला रही है, कोई प्रोजेक्ट कोई परियोजना ला रही है, तो उसको एक साथ पहले पूरे भारत में नहीं लागू किया जा सकता है, ठीक है। जैसे स्कूल चले हम, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है ना। तो पहले पूरे भारत में ना लागू करके उसको किसी 1 या 2 या 4 या 5 राज्यों में लागू कर दिया जाता है ट्रायल के तौर पर, है ना। हम भी जैसे कुछ करते हैं तो पहले हम ट्रायल करते हैं ना, उसके बाद तो हम जैसे हम खाना बनाते हैं, पहले हम खुद टेस्ट करते हैं या किसी को टेस्ट करते हैं, तब सबको परोसते हैं ना। तो वही चीज पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पायलट जो शब्द होता है, पहले ट्रायल के तौर पर कुछ राज्यों में, 1 या 2 या 4 राज्यों में उसको क्या है, लागू किया जाता है। अगर वो परियोजना, वो स्कीम सक्सेस होती है, तभी उसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे जन धन योजना इस टाइप से, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो डिजिटल रुपए, जो डिजिटल कॉइन है, उसकी पायलट परियोजना का शुभारंभ किसने किया, तो गाइस किसने किया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी आपकी आरबीआई ने, ठीक है, आपकी आरबीआई, जिसको सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने आपको आपके जो डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। कब किया, नवंबर 2022 में। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है गाइस, एक तो ये बहुत लेटेस्ट है, दूसरी चीज ये आरबीआई की जो प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1 नवंबर 2022, ठीक है। चलिए विटामिन डी डैश के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो विटामिन डी के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके अवशोषण के लिए इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है, तो गाइस किसके, कैल्शियम, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबको पता है कि हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम उपयुक्त होता है ना। और विटामिन डी क्या होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी कमी से रिकेट्स वगैरह रोग हो जाते हैं जो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उसे याद रखेंगे। चले नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किसका यूज होता है, तो गाइस किसका, डायनेमो, ठीक है। डायनेमो का यूज होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे डायनेमो का यूज होता है। चलिए इसका एक उदाहरण है, इसका उदाहरण है विद्युत ऊर्जा से जो है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, डायनेमो का उदाहरण है क्या, आपकी जो वाटर, जो पानी बनाने वाली वो होती है ना, क्या बोलते हैं, टरबाइन, ठीक है, टरबाइन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है टरबाइन। अगर कोई पूछ लिया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो एनर्जी को बदला जाता है, ठीक है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है,
और इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो टरबाइन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टरबाइन वही जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है पानी के द्वारा, ठीक है। एक चक्की सी होती है पानी में, वही होती है चक्री सी टरबाइन, ठीक है। निम्न में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक है, ठीक है। तो खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक कौन सा फेस्टिवल, कौन सा त्योहार है गाइस, तो कौन सा है, बैसाखी, ठीक है। बैसाखी का त्योहार जो है आपका खालसा पंथ का प्रतीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चले 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस है यहाँ पे, ठीक है, सुभाष चंद्र, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया गया, ठीक है। गाइस देखिए 1939 1938 दो बार सुभाष चंद्र बोस क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो 1939 में जब दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, उस समय गांधी जी चाहते थे, इनका एक उम्मीदवार था कौन, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इनका एक उम्मीदवार था गांधी जी का पट्टाभी सीतारमैया, तो वे चाहते थे कि ये बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस दोबारा से अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस देखते हैं गांधी जी इस बात से रुष्ट हैं, इस बात से खुश नहीं है, तो वे यहाँ से इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से कांग्रेस के अधिवेशन से 1939 में, तब कौन बनता है, तो गाइस उस समय कौन बनता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर कौन बनता है अध्यक्ष 1939 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपोजिट में खड़े थे, गांधी जी ने खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन बन जाता कौन है त्याग पत्र के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं, ठीक है। अबुल कलाम आजाद सभी को पता है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है, सबसे लंबे समय तक, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था, वही जो 1940 का समय था आपका 46 तक, पूरे 6 साल तक, ठीक है, पूरे 6 साल तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो अबुल कलाम आजाद है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं। और हाँ, पटेल जो है, पटेल 1931, ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन, पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उसे याद रखेंगे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद एक और 1912 में भी बांकीपुर अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए 73 मीटर ऊंची विजय मीनार, कुतुब मीनार, जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, 73 मीटर ऊंची विजय मीनार कुतुब मीनार जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब कर दिया, देखो कुतुब मीनार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार कितनी है, 73 मीटर ऊंची विजय मीनार या कुतुब मीनार, ठीक है, विजय मीनार कुतुब मीनार के नाम से भी जानी जाती है, जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था, ठीक है। तो किस शासक के, तो ये कुतुबउद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबउद्दीन ऐबक ने, सभी को पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबउद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूर्ण किसने किया गाइस, पूर्ण उसको किया तो किसने किया, इल्तुतमिश ने, ठीक है, ठीक है, इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण किया, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को ऐबक ने क्या किया, शुरू किया, ठीक है, ऐबक ने शुरू किया। और आगे चल के उसके ऊपर एक मस्जिद किसने, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके ऊपर मंजिल चढ़वाई थी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। कुतुब मीनार से अक्सर ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, जिसको FST बोलते हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1193 में किया कराया था। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, कभी कुतुब मीनार ना देके विजय मीनार अगर दे दे तो उसको भी याद रखना है, ठीक है, विजय मीनार या कुतुब मीनार एक ही बात है, और 73 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज हमारा 1976 के 42वें संशोधन में कौन से दो शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1976 में हुआ था, इसमें दो शब्द प्रस्तावना में कौन से जोड़े गए, ये पूछा जा रहा है गाइस, ठीक है। तो कौन से दो शब्द जोड़े गए, तो गाइस जोड़े तो इसमें 3 शब्द गए थे, ठीक है, जोड़े तो 3 शब्द गए थे, याद रखेंगे 3 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन ए होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक और था गाइस अखंडता, ठीक है, एक और शब्द है अखंडता, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे 42 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हमारी प्रस्तावना में जो हमारी प्रियम्बल है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक, तो एक ही बार हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। कितनी बार हुआ है, एक बार। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, हुआ है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, कौन कौन सा, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो गाइस यहीं पे होता है आपका सेशन खत्म। ये आपके सोशल अकाउंट है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, किसी भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये आपके सोशल अकाउंट है। और शाम को मेरी क्लास में मिलते हैं 9 बजे, वहां पर बहुत ही अच्छा टॉपिक वाइज हम क्लास चला रहे हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।